हेलो स्टूडेंट्स। गाउस के नियम के अनुप्रयोग जो चल रहे हैं, मतलब आज हम गाउस के नियम के अनुप्रयोगों को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। इससे पहले हम गाउस के बारे में, जो गाउस का जो नियम था उसके बारे में हम लगभग सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब जो है गाउस के नियम का हम प्रयोग करेंगे किस चीज में, कि विभिन्न जो आकार की जो वस्तुएं होंगी, अगर उन पर जब हम आवेश वितरित करते हैं तो आवेश वितरण के कारण जो सममित वस्तुओं में जो आवेश वितरित होता है, उस पूरे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की अगर हमको क्या करनी हो, गणना करनी हो, तो हम गाउस के नियम का किस तरीके से प्रयोग करेंगे, ये हम इसको सीखेंगे। ठीक है, तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग में है क्या कि ये जो आपके नीचे ये जो 6 अनुप्रयोग लिखे हैं, ये अपने सिलेबस में 6 अनुप्रयोग हैं। ठीक है, जिनको हमको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, अब इनका अनुप्रयोग करने के लिए आपको करना क्या है कि थोड़ा अनुप्रयोगों को कैसे यूज किया जाता है वो सीख लो। कि आवेश की सममित वितरण की स्थिति में, कि आवेश की सममित वितरण की स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना के लिए गाउस का नियम प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, कोई भी वस्तु है आपकी, चाहे वह रेखीय वस्तु हो या आपकी गोलाकार वस्तु हो या वृत्ताकार वस्तु हो या वर्गाकार वस्तु हो, कैसी भी वस्तु हो, या आपकी सिलेंड्रिकल वस्तु हो, ठीक है, कैसी भी वस्तु हो आपकी, ठीक है, प्रत्येक वस्तुओं पर जो आवेश का जो वितरण होगा वह कैसा होगा, सममित होगा। मतलब पूरे पृष्ठ पर समान रूप से आवेश का क्या होगा, वितरण होगा। और उस पूरे वितरित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र अगर हमको ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, गाउस के नियम का प्रयोग करते हैं। इसके लिए ऐसा बंद पृष्ठ चुनते हैं जिसके विभिन्न फलकों पर, फलकों का मतलब क्या है कि जो उसकी सतह होंगी पृष्ठ की, फलकों पर विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, ये जो विद्युत क्षेत्र होगा, जो निकल रहा होगा विद्युत क्षेत्र, या तो फलक के समांतर हो या लंबवत हो। इस बंद पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। मतलब जैसे कि मान लो कि ये रेखीय आवेश पर आवेश वितरित है, तो इस रेखीय आवेश के चारों तरफ हम एक ऐसे पृष्ठ की कल्पना करेंगे जिस पृष्ठ के फलक के समांतर या तो विद्युत क्षेत्र निकल रहा हो या फिर क्या जा रहा हो, लंबवत निकल रहा हो। दोनों कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा पृष्ठ चुनना है इस आवेश के चारों तरफ, या आप ऐसा सिंपल इतना सा समझ लो कि अगर कोई आवेश वितरित है तो हमें उस आवेश को एक पृष्ठ के अंदर रखना है। किसके अंदर रखना है, एक पृष्ठ के अंदर रखना है, बस इतना समझ लो। ठीक है, जिस पृष्ठ को हम क्या कहेंगे, गाउसीय पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, क्योंकि आवेश किसी ना किसी पृष्ठ के अंदर होगा तभी तो हम गाउस का नियम लगा सकते हैं। जो गाउस का जो नियम लगता है वो बंद पृष्ठों के लिए लगता है, तो हमें ऐसे पृष्ठ चुनना है जो कि कैसा हो, बंद पृष्ठ और आवेश उसके अंदर सममित हो। ठीक है, तो उस पृष्ठ को हम क्या कहेंगे, गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। यह पृष्ठ कैसा हो सकता है, यह पृष्ठ बेलनाकार हो सकता है, गोलीय हो सकता है, या अन्य आकृति का भी हो सकता है, कोई सी भी आकृति का हो सकता है। तो अब आप जानते हो क्या कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, ठीक है, हमने क्या पढ़ा है कि जो फाई बराबर जो हमने पढ़ा है वह क्या पढ़ा है कि किसी भी पृष्ठ अगर रखा हुआ है विद्युत क्षेत्र के अंदर से, तो उसके अंदर से जो फ्लक्स निकल रहा होगा वह क्या निकल रहा होगा, ये निकलता है ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ठीक है, क्या पढ़ा हमने, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। अगर हम इसको इंटीग्रेशन को, अगर इसको खोल दें डॉट प्रोडक्ट को, तो क्या बनेगा, ई डीएस कॉस थीटा। ये हमने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से पढ़ा है। और इसको और सॉल्व कर ले इंटीग्रेशन को, तो ये हो जाएगा ई एस कॉस थीटा, क्योंकि डीएस का समाकलन क्या बन जाएगा, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये हमने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से पढ़ रखा है, ई एस कॉस थीटा या इंटीग्रेशन ई डीएस कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा, तो ये जो हमारी विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से जो हमारा फ्लक्स निकलता है, यही फ्लक्स किसके बराबर होता है, गाउस के नियमानुसार समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। मतलब कि ये जो फाई है, फाई बोले तो ई डीएस कॉस थीटा, ये बराबर होता है किसके, समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये कहना चाह रहा है, और यही तो गाउस का नियम है। गाउस का नियम क्या कहता है, निर्गत विद्युत फ्लक्स बराबर होता है समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो।
तो अनुप्रयोग हमें क्या पढ़ने हैं, हमें 6 अनुप्रयोग पढ़ने हैं। तो पहला अनुप्रयोग क्या है कि गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेश आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना। ठीक है, अनंत रेखीय का मतलब क्या होता है, एक रेखा में। ठीक है, जब हम सतत आवेश वितरण पढ़ रहे थे तो उस समय पर हमने सीखा था रेखीय आवेश वितरण का मतलब क्या है कि लंबाई के अनुदिश वितरण। ठीक है, नेक्स्ट, गाउस के नियम से क्या है, अपरिमित। अपरिमित का मतलब होता है कि उसकी सीमाएं निश्चित नहीं है। अपरिमित अचालक समरूप आवेशित। ठीक है, कि कोई एक परत है जो कि कैसी है, अपरिमित है, मतलब उसकी कोई सीमा निश्चित नहीं है। ठीक है, और उसका नेचर कैसा है, वह अचालक परत है। और जब उस पर आवेश वितरित किया जाता है तो आवेश कैसा वितरित होता है उस पर, समरूप से, समरूप आवेशित। ठीक है, तो उस परत के कारण विद्युत क्षेत्र की हमें क्या करनी है, गणना करनी है कि एक परत है जो कि कैसी है, अचालक है, और उस पर समान रूप से क्या है, आवेश वितरित है। ठीक है, और फिर आवेश वितरित है और परत कैसी है, अचालक है। तो ऐसी परत के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना, ये हमारा दूसरा अनुप्रयोग है। तीसरा अनुप्रयोग क्या है कि अपरिमित चालक समरूप आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना। पहले अचालक परत के कारण निकालेंगे और फिर चालक परत के कारण निकालेंगे। चौथा क्या है कि गाउस के नियम से समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण। अब हमारी वस्तु कैसी है, गोलीय है। ठीक है, और उस पर क्या है, आवेश वितरित है, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की गणना हमको करनी पड़ेगी। ठीक है, मान लो ये कोई गोलीय कोष है। गोलीय कोष का मतलब होता है खोखला गोला। तो खोखला गोले को जब हम आवेश देते हैं तो वह उसकी सतह पर वितरित होगा। क्यों, क्योंकि अंदर तो कुछ है ही नहीं, खोखला है ना, तो आवेश कहां जाएगा, इसकी सतह पे तो वितरित होगा। तो ऐसी सतह पर जो आवेश वितरित है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की गणना हमको करनी है कि ए जे पूरा जो आवेश है, इस पूरे आवेश के कारण कहीं बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरीके से निकलेगी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना। ऊपर हमारी गोलीय कोष है, यहां चालक गोला है। नेक्स्ट क्या है, लास्ट, गाउस के नियम से समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण, समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना। ठीक है, तो ये हमारे 6 अनुप्रयोग हैं, इनको हम बारी बारी से करेंगे। इनको करने के लिए आपको 2-4 चीजें बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो पहले उनको जाके सीखो और फिर इस वीडियो को आगे देखना। ठीक है, नहीं तो बेकार में आप अपना टाइम वेस्ट करो, फिर आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सदिश क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, और सदिश क्षेत्रफल की दिशा को कैसे व्यक्त करते हैं, ये मैंने बता रखा है कि कोई भी क्षेत्रफल होगा उस पर अभिलंब खींचना है और उसी अभिलंब पर क्या होगी, उसकी दिशा होगी। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ये ऊपर लिखा भी हुआ है। ठीक है, और आपको तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए, वो है क्या, सतत आवेश वितरण। और इसमें मैंने तुमको 3 तरीके का आवेश घनत्व कराया था कि इसमें क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है, और क्या है आपका पृष्ठ आवेश घनत्व है, और आयतन आवेश घनत्व है। अगर इतनी चीजें अगर आपको बहुत अच्छे से पता है तो आपको अनुप्रयोग करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये चीजें सदिश क्षेत्रफल, विद्युत फ्लक्स और सतत आवेश वितरण में रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतनीय आवेश घनत्व, अगर ये तीनों चीजें नहीं पता है आपको तो फिर ये अनुप्रयोगों को समझने में आपको आएगी दिक्कत। ठीक है, तो सबसे पहले जाके इनको कंठस्थ करिए और इनको करने के बाद में फिर आप इस वीडियो को देखिए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो उसमें जो चौथा पॉइंट जो आपको समझ में आना चाहिए, 1 2 3, और चौथा पॉइंट क्या है, गाउस का नियम। किसका नियम, गाउस का नियम। ये 4 चीजें हो गई आपके पास में।
सदिश क्षेत्रफल क्या होता है, उसकी दिशा। सदिश क्षेत्रफल पता हो या ना पता हो एक अलग बात है, बट उसकी दिशा को कैसे ज्ञात करते हैं वो जरूर पता होना चाहिए। विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। सतत आवेश मतलब रेखीय आवेश घनत्व मतलब लैम्डा, पृष्ठीय आवेश घनत्व मतलब सिग्मा, आयतन आवेश घनत्व मतलब रो, और फिर गाउस का नियम, कि गाउस का नियम किस तरीके से लगता है, ठीक है, गाउसीय पृष्ठ के अंदर में, ठीक है। तो ये अगर सारी चीजें अगर आपको पता है तो आपको अनुप्रयोग करने में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप बहुत ही आसानी से अनुप्रयोगों को समझ जाओगे और फिर उनको आगे कर भी लोगे। अगर ये नहीं पता है तो फिर भाई आपको होगी दिक्कत, ठीक है। अब इनको जल्दी से लिख लो, फिर हम अपन आगे पहला अनुप्रयोग शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो कि गाउस के नियम का जो अनुप्रयोग नंबर 1 है वो क्या है, अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना। तो हमें इसकी जो गणना करनी है ना उसको हमें दो चीजों में करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या कि जो विद्युत क्षेत्र होता है एक सदिश राशि होती है, और सदिश राशि है तो उसमें क्या होगी, दिशा होगी, और क्या होगा, परिमाण भी होगा, दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो अनंत रेखीय आवेश होगा उसके वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये हमारा पहला टर्म रहेगा, और सदिश के कारण उसका परिमाण भी होगा, तो ये हमारा सेकंड टर्म रहेगा। तो सबसे पहले तो हम ये ज्ञात करेंगे कि उसकी दिशा क्या है। हमें डायरेक्शन मालूम होगी तभी तो हम उसका मान निकाल पाएंगे कि विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको डाल लेना है क्या, कि अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है। इसको फिर हम थोड़ी देर के लिए क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं और हम दिशा को ज्ञात करते हैं। तो देखो मान लो कोई ये अनंत रेखीय आवेश तार है, ये डेट डेट डैश बता रहा है कि जो रेखीय आवेश है वह अनंत लंबाई के किसी तार पर वितरित है। इसको हमने क्या दिया है, प्लस आवेश दिया है, ठीक है। क्या दे दिया इसको, प्लस आवेश दे दिया, यानी मान लो कि हमने इसको प्लस क्यू आवेश क्या कर दिया है, वितरित कर दिया है, जो कि इसकी पूरी लंबाई पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, ठीक है। रेखीय आवेश है तो इसका मतलब क्या है कि एक लंबाई के अनुदिश में एक रेखा में, ठीक। अब हमें क्या करना है कि जब हमने किसी तार को, अनंत लंबाई के तार को हमने एक आवेशित कर दिया है, तो अब इसके ऊपर उपस्थित आवेश के कारण किसी बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र के मान को ज्ञात करना है। तो माना हमने इस तार के लंबवत कोई पी बिंदु यहां पर स्थित है, ठीक है। इस बिंदु पर इस तार के कारण विद्युत क्षेत्र का मान या परिमाण या हमको दिशा को क्या करना है, व्यक्त करना है। तो मान लो कि लंबवत दूरी है, तो यहां पे हमने एक ओ पॉइंट ले लिया मिडिल पार्ट में, ठीक है। और यहां से ये जो दूरी है ये मान लो आर है, ठीक है। अब हमें ये मान लो पॉइंट हमारा क्या है, मान लो ये अपना पी पॉइंट है। तो हमें क्या करना है कि इस पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करना है कि विद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा। अब देखो इस ओ पॉइंट के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ पूरा आवेश है, अब इसमें सभी आवेशों के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा इसके ऊपर। तो अपन क्या करते हैं कि इस O पॉइंट को केंद्र मानकर इसके ऊपर की ओर एक अल्पांश लेते हैं। मान लो यहां पर हमने एक अल्पांश ले लिया, और O पॉइंट से ही इतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी ये है, इसी समान लंबाई का हम एक क्या लेते हैं, अल्पांश नीचे की तरफ लेते हैं, ठीक है। यहां कहीं ले लेते हैं, ठीक है। एक अल्पांश ये हो गया, इसको हमने बोल दिया A1 और इसको हमने बोल दिया A2, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हम इन दो अल्पांशों की वजह से निकालते हैं। अगर इन दोनों की वजह से विद्युत क्षेत्र पता चल जाएगा तो बाकी सभी के कारण भी क्या कर जाएगा, पता चल जाएगा, ठीक है।
तो अभी अपन क्या करेंगे कि इस A1 से P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र अगर हमें ज्ञात करना है तो A1 से P की ओर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो मान लो कि ये प्लस आवेश है, तो हमें पता है कि प्लस आवेश से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होती है। पता है ना, प्लस से आवेश विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर जाता है और माइनस क्यू आवेश से अंदर की ओर आता है। ठीक है, तो इस A1 पर पॉजिटिव आवेश है, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र चाहिए, तो यहां से ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ये जा रहा होगा इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये A1 और A2 समान लंबाई के हैं और O पॉइंट से समान दूरी पर हैं, तो इसीलिए ये P पॉइंट पर भी समान परिमाण का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। तो ये मान लो छोटा सा अल्पांश है, तो छोटे से अल्पांश A1 के कारण जो विद्युत क्षेत्र निकल रहा है वो DE है। उसी कारण A2 से अपन क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र P पॉइंट पर लगाएंगे, तो ये बाहर की ओर कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया DE इस डायरेक्शन में बाहर की ओर जाता। बस इतना पता होना चाहिए, प्लस आवेश से जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है किसी भी बिंदु पर बाहर की ओर होती है। ठीक है, ये थोड़ा कर्व में आ रहा है कि अगर आप स्केल से खींचोगे तो एकदम सीधी लाइन आएगी। ठीक है, चलो सीधी खींचते हैं। चलो, तो A1 के कारण DE, A2 के कारण DE, और इस लाइन को अपन थोड़ा सा अपन आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये वाला जो एंगल बन रहा है इस P पॉइंट पर, इन दोनों की वजह से जो इंगित कोण है, मान लो ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये समान लंबाई के हैं, समान दूरी पर हैं। ठीक है, समान विद्युत क्षेत्र, तो थीटा भी क्या होगा, इन सभी का बराबर होगा। तो अगर ये दोनों थीटा हैं तो ये भी क्या होंगे, थीटा होंगे, क्योंकि ये शीर्ष विमुख कोण बनेंगे इनके। ठीक है, अच्छा, ये इसकी क्षैतिज लाइन है P पॉइंट की लंबवत। अब क्या है कि DE जा रहा है इस डायरेक्शन में और ये DE जा रहा है इस डायरेक्शन में। हमें क्या चाहिए, इन दोनों का परिणामी। ठीक है, तब हमें पता है कि जब भी कोई विद्युत क्षेत्र या कोई भी सदिश राशि किसी क्षैतिज दिशा से कोण पर होती है तो हम उसको घटकों में वियोजित करते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि इस पॉइंट पर, यानी ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर हम DE तथा इस वाले DE को घटकों में वियोजित करेंगे। तो ऊपर वाले DE को जब घटकों में वियोजित करेंगे तो इसका एक कॉस वाला आएगा इस डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि जिधर से थीटा बनता है वो कॉस में जाता है, तो ये हो जाएगा DE cos थीटा। तो इसका साइन घटक जाएगा ऊपर की ओर, तो ये हो जाएगा क्या, DE sin थीटा। ठीक है, चलो, ये क्या है, थीटा है नीचे, ये DE कोण बना रहा है थीटा, तो इसका इसी डायरेक्शन में एक जाएगा हमारा क्या, कॉस वाला, तो ये हो जाएगा DE cos थीटा, और साइन जाएगा इसके परपेंडिकुलर में, ये हो जाएगा DE sin थीटा। ठीक है, अब आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो कि ये जो आपके पास में P पॉइंट है, ये इस P पॉइंट पर DE और DE समान परिमाण के थे। जब हमने इसको घटकों में वियोजित किया इस DE को, तो हमने पाया कि DE sin थीटा और DE sin थीटा जब परिमाण में समान है परंतु दिशा में कैसे हैं, विपरीत हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो यानी इस डायरेक्शन में तो विद्युत क्षेत्र जाएगा नहीं। क्यों, क्योंकि DE sin थीटा और DE sin थीटा का जो वैल्यू आएगा, परिमाण जब अपन ज्ञात करेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो जब सेम परिमाण का कोई भी राशि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं तो क्या ये P पॉइंट को कुछ हिला पाएंगे, क्या नहीं, ये स्थिर रहेगा। तो मतलब ना इधर बल लगेगा ना इधर लगेगा, तो जितना भी विद्युत क्षेत्र होगा वह किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो हमको जो टोटल जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा वो किसके कारण होगा, इस DE cos थीटा घटक की वजह से होगा। ठीक है, तो अपन को क्या ज्ञात करना है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं कि जो टोटल जो विद्युत क्षेत्र है A1 और A2 के कारण किधर ओर है, DE cos थीटा की ओर है, और DE cos थीटा कहां है, P पॉइंट पर बाहर की ओर है। और ये P पॉइंट का मतलब क्या है कि P पॉइंट में बाहर की ओर का मतलब क्या है कि इस तार के लंबवत, इस तार के लंबवत बाहर की ओर है। अगर मैं सबको हटा दूं यहां से और सिर्फ डायरेक्शन को लिखूं यहां से,
ये P पॉइंट है और इस P पॉइंट पे किधर किस ओर है डायरेक्शन हमारी, ये इस ओर है, DE cos थीटा टोटल, दोनों DE cos थीटा किधर है, इधर ही है। तो अब देख पा रहे हो कि इस तार के कारण जो आवेशित है, रेखीय आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है P बिंदु पर, कहां है, P बिंदु पर तार के लंबवत बाहर की ओर है। किनकी वजह से, A1 और A2 की वजह से। इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि इस पूरे तार को ऐसे छोटे छोटे अल्पांशों में व्यक्त करेंगे और सभी के जो डी साइन थीटा वाले जो घटक होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, हट जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे और सिर्फ सभी की वजह से कहां पर आएगा, डी cos थीटा में आएगा। तो सभी की जो दिशा है वो किस डायरेक्शन में आएगी, सभी की दिशा इस डायरेक्शन में आएगी, सभी के कारण। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कुल मिला के कि रेखीय अनंत रेखीय आवेश तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वह तार के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो दिशा को एक सारांश में बोले तो सारांश में आप क्या समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि रेखीय आवेशित तार के कारण या रेखीय आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वह तार के लंबवत बाहर की ओर होती है। ठीक है, अब इसमें लिखना क्या है कि आपको सबसे पहले तो ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, जब ये डायग्राम बन जाएगा तो उसके नीचे सिर्फ आपको एक ही कहानी लिखनी है कि हमने एक अनंत, ये चित्रानुसार में क्या है कि एक अनंत रेखीय आवेशित तार है, ठीक है, जिस पर हमने प्लस क्यू आवेश दिया गया जो कि समान रूप से वितरित है। इस तार के मध्य बिंदु से हमने क्या लिया हुआ है कि ऊपर और नीचे दो समान लंबाई के हमने क्या लिए हुए हैं, अल्पांश लिए हुए हैं, A1 और A2। A1 तथा A2 से हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करना है। तो A1 तथा A2 चित्रानुसार DE विद्युत क्षेत्र इंगित करेंगे किस पर, P बिंदु पर, और उनकी दिशा चित्रानुसार होगी। तो DE तथा A1 की तथा A2 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र इस क्षेत्रीय दिशा से किस पर है, थीटा कोण पर है। इसीलिए विद्युत क्षेत्र DE को घटकों में विभाजित करने पर हमने क्या पाया, DE cos थीटा और DE sin थीटा हमको मिलते हैं, जिसमें DE sin थीटा घटक एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं और DE cos थीटा एक दिशा में इंगित होते हैं। तो जो परिणामी होगा विद्युत क्षेत्र वह DE cos थीटा की वजह से होगा। अतः हम कह सकते हैं कि A1 तथा A2 अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेशित तार के लंबवत बाहर की ओर होती है। इसी प्रकार हम पूरे आवेशित तार को छोटे छोटे अल्पांशों में व्यक्त करेंगे और प्रत्येक अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक है, ये कहानी है इस वाले डायग्राम की। ये डायग्राम बनाएंगे आप, ठीक है, और डायग्राम बनाने के बाद में आपको पूरा जो नोट लिखना है इसके नीचे वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, तो वो आप वहां से क्या कर सकते हो, अपनी कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है, घबराना नहीं है, बस कुल मिला के इतना सीखना है कि डायरेक्शन क्या है, P बिंदु पर लंबवत बाहर की ओर है। ठीक है, चलो आज अपन इतना रखते हैं, कल हम इसका परिमाण ज्ञात करेंगे कि इसका परिमाण कितना होगा। कि दिशा तो हमको पता चल गई कि आवेशित तार के कारण जो दिशा होती है वह लंबवत बाहर की ओर होती है। अगर इसी तार को अगर हम कैसा आवेश दे दें, नेगेटिव आवेश दे दें, तो नेगेटिव आवेश देने पर क्या होगा, अगर हमने इसको नेगेटिव आवेश दे दिया इस तार को, तो P पॉइंट हमारा यहां पर है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर नहीं होगी, किस ओर होगी, लंबवत अंदर की ओर हो जाएगी। बस अगर ऋण आवेश आ गया तो लंबवत अंदर की ओर, अगर धन आवेश है तो लंबवत बाहर की ओर, ये हो जाएगी यहां पे लंबवत बाहर की ओर डायरेक्शन। ठीक है, तो ये तरह चीजों को हमको क्या करना है, याद करके रखना है और अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर लेना है तुम लोगों को इसको। ठीक है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो बताना, हम दोबारा इस पॉइंट को, डायरेक्शन को समझा देंगे। ठीक है, तो कल हम इसका परिमाण ज्ञात करेंगे, आज अपन यहीं तक रखते हैं। ठीक है, चलो।